हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का ग्रामर इंग्लिश ग्रामर के आज के क्लास में, जहां आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक वर्ब। इसके पहले मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को एडजेक्टिव पढ़ाया था और आई होप कि आप लोगों को वो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई थी। मेरे जो भी क्लासेस हैं वो कंप्लीट एक टॉपिक को हैंडल करते हैं, यानी कि मैं ऐसे क्लासेस को बनाता हूं जिसमें एक टॉपिक पे एक ही वीडियो होता है। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। आज का क्लास है वर्ब का और आज हम लोग जानने वाले हैं वर्ब के बारे में। लेकिन मैं आपको क्लास शुरू करने से पहले बता दूं कि बाबू वर्ब पे जो है वो दो वीडियो बनेगा। पहला वीडियो जो मेन वर्ब को एक्सप्लेन करेगा, जबकि दूसरा क्लास जो होगा उसमें आप जानेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में, एक्जुअलरी वर्ब के बारे में। तो आज का क्लास पूरे ही मेन वर्ब के टॉपिक को लिए हुए है, यानी कि फुल कंसेप्ट ऑफ मेन वर्ब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बाबू देखते हैं हम लोग कि वर्ब क्या है, क्रिया। क्रिया क्या है? देखिए इसका डेफिनेशन जो है कहता है बाबू कि अ वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, occurrence or state of being. इट इज द हार्ट ऑफ ए सेंटेंस। यानी कि क्रिया वह शब्द है जो किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध कराता है। यह वाक्य का हृदय होता है। यानी कि जब हम कोई वाक्य लिखते हैं तो क्रिया जो है बाबू, वर्ब जो है, उसमें उसके हृदय का काम करता है। तो आई होप कि आप लोगों को यह डेफिनेशन समझ में आया होगा कि क्रिया एक शब्द है जो किसी कार्य के करने अथवा होने को बताता है या उसका बोध कराता है। आइए आगे देखते हैं। यहां हमने बताया है क्रिया के प्रकार के बारे में। मैंने आपको बताया है बाबू कि क्रिया जो है वो दो प्रकार की होती है, प्रिंसिपल या मेन वर्ब, दूसरा हेल्पिंग या एक्जुअलरी वर्ब। यानी कि आप पहला है मुख्य क्रिया, दूसरी है सहायक क्रिया। आज का हमारा जो टॉपिक है बाबू वो है मेन वर्ब। अगले क्लास में हम लोग हेल्पिंग वर्ब को भी डील करने वाले हैं, विधिवत बताने वाला हूं मैं अपने क्लास में। आप लोग बिल्कुल वीडियो को क्रमबद्ध तरीके से और इत्मीनान से देखें, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाने वाला है। देखिए बाबू, मुख्य क्रिया का मतलब है कि डिनोट्स ए कंप्लीट एक्शन। कह रहा है कि डिनोट्स ए कंप्लीट एक्शन, यानी कि मुख्य क्रिया जो होता है वो किसी कार्य के बारे में संपूर्ण बोध कराता है, उसकी पूर्णता का बोध कराता है। जैसे रीड, राइट, प्ले, गो इत्यादि। यानी मुख्य क्रिया का वह रूप है जो किसी कार्य के बारे में पूर्ण जानकारी देता है। इसके ठीक विपरीत सहायक क्रिया जो है बाबू, हेल्प्स टू द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। यानी कि जो सहायक क्रिया होती है बाबू, वो वाक्य में मुख्य क्रिया की मदद करती है और उस मदद से ये डिसाइड होता है कि क्रिया की पूर्णता और उसका काल, यानी कौन से टेंस में है और कब पूरी हो रही है, इसको डिसाइड करने के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब, एक्जुअलरी वर्ब का यूज सेंटेंस में करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया कि मुख्य क्रिया, एक बार और मैं बता दूं कि मुख्य क्रिया यानी कि प्रिंसिपल या मेन वर्ब क्रिया का वह रूप है जो किसी कार्य को स्पष्ट रूप से बताता है, जबकि इसके ठीक विपरीत सहायक क्रिया का वह रूप है जो वाक्य में मुख्य क्रिया की मदद करता है, जिससे कि मुख्य क्रिया का अर्थ और काल निर्धारित हो सके। आइए आगे बढ़ते हैं क्लासेस में बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से। यहां मैंने आपको बताया है बाबू कि मेन वर्ब कितने प्रकार का होता है, यानी मुख्य क्रिया मोस्टली हम लोग पढ़ते हैं अलग अलग इसको। तब मैंने जो है मुख्य क्रिया को जितने भागों में लगभग बांटा गया है, सभी भागों का जिक्र यहाँ किया हुआ है। यानी कि एक मुख्य क्रिया को मैंने 10 भागों में बांटा है और 10 ही भागों में मैं बताने वाला हूं कि कैसे उस मुख्य क्रिया को आप पहचानेंगे, कैसे उसका यूज करेंगे। आइए बाबू देखते हैं। सबसे पहले है ट्रांजिटिव, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा है इनट्रांजिटिव, यानी कि इनट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब,
नॉन फाइनाइट वर्ब, एक्शन वर्ब, स्टेट वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, फ्रेजल वर्ब और लिंकिंग वर्ब। यानी कि मुख्य क्रिया को हमने 10 भागों में बांटा है और 10 भागों को अलग अलग हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज आपके मेन वर्ब का जो टॉपिक है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाने वाला है। आइए देखते हैं आगे। सबसे पहला है बाबू ट्रांजिटिव वर्ब। यहां ध्यान दीजिए, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या कहता है कि टेक्स ऑब्जेक्ट फॉर कंप्लीशन। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है कि वह क्रिया जो अपनी पूर्णता के लिए ऑब्जेक्ट लेती है। यानी कि क्रिया जब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी वाक्य में तो वह क्रिया क्या कहलाएगी? ट्रांजिटिव। जैसे कि सी राइट्स, ही प्लेज, ये वर्ब है, राइट्स वर्ब है, प्लेज वर्ब है, और इसने अपनी पूर्णता के लिए बाबू ए लेटर, देखिए यहां से ऑब्जेक्ट लिया और क्रिकेट यहां भी ऑब्जेक्ट लिया। यानी कि इसने अपने बाद ऑब्जेक्ट लिया अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए। यानी कि आप ध्यान देंगे, पहचानना बिल्कुल आसान है कि जब कभी क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट आएगा वाक्य में, मतलब कि उस क्रिया का कौन सा यूज हुआ है? ट्रांजिटिव यूज हुआ है। अब बाबू इसके ठीक विपरीत, यदि वाक्य में क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है, अभी तो हमने देखा कि ऑब्जेक्ट आया है, तो ऑब्जेक्ट आया है तो ट्रांजिटिव वर्ब है। और यदि ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, जैसे देखिए दे क्राइड, यहां हमने क्रिया का प्रयोग किया है और इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तीनों ही वाक्यों में नहीं है। तो अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो मतलब कि वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। बड़ा ही आसान है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को समझना। सीधी बात में कि वाक्य में जहां भी क्रिया का प्रयोग हुआ है, इसके बाद हम लोगों को देखना है कि यदि ऑब्जेक्ट आया है तो ट्रांजिटिव है, और यदि ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो ये इंट्रांजिटिव है। बिल्कुल ही आसान तरीके से आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे देखते हैं। 3 नंबर हम देखते हैं पहले फाइनाइट वर्ब, नियंत्रित क्रिया के बारे में यहां हम लोग देखते हैं कि आखिर फाइनाइट वर्ब क्या है। तो देखिए बाबू, फाइनाइट वर्ब का मतलब है कि चेंज अकॉर्डिंग टू पर्सन एंड नंबर। यानी क्रिया का वह रूप जो पर्सन और नंबर के अनुसार बदलता रहता है। यानी कि अगर पर्सन बदल जाएगा, नंबर बदल जाएगा, तो क्रिया के रूप में भी बदलाव आएगा। यानी मुख्य क्रिया का रूप बदल जाएगा। जैसे आप देखिए यहां आई के साथ गो लगा हुआ है, आज जबकि ही के साथ गोज लगा हुआ है। यानी कि जब जैसे ही यहां पे सब्जेक्ट बदल रहा है, सब्जेक्ट का पर्सन और नंबर बदल रहा है, तब क्रिया में बदलाव हो रहा है। तो यदि क्रिया में बदलाव हो रहा है, पर्सन और नंबर के बदलने से यदि क्रिया में बदलाव हो रहा है, तो वैसी क्रियाओं को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, नियंत्रित क्रिया कहते हैं। और यही बदलाव यदि नहीं होता है, यानी कि पर्सन और नंबर दोनों के बदलने से क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि वो नहीं बदलता है, तो ऐसे क्रिया को हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। यहां देखिए आप कि डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू पर्सन एंड नंबर। यानी कि यहां देखिए, यहां सी है तो भी ये अपने आप में है, दिस है तो भी है, जैसे सी इज अ रिटायर्ड टीचर। अगर हम यहां पे कहें कि आई एम ए रिटायर्ड टीचर, ध्यान दीजिएगा कि अगर हमने यहां पे सब्जेक्ट बदला, आई के सी के जगह पे आई किया, लेकिन फिर भी इस क्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ। यानी कि बड़ा ही सिंपल इसको भी समझना है कि यदि सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के बदलने से क्रिया बदलती है तो वह फाइनाइट है, और यदि नहीं बदलती है तो नॉन फाइनाइट। अब यहां हम आपको बता रहे हैं बाबू कि नॉन फाइनाइट वर्ब कौन कौन से होते हैं। तो देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब 3 तरह के होते हैं बाबू, एक इन्फिनेटिव, दूसरा जीरंड और तीसरा पार्टिसिपल। ये 3 ठो जो है वो फॉर्म है किसके? नॉन फाइनाइट वर्ब के। अनियंत्रित क्रिया के तीनों स्वरूप हैं। कैसे? देखिए बाबू, इन्फिनेटिव 2 तरह का होता है, एक इन्फिनेटिव टू और दूसरा बेयर इन्फिनेटिव। एक होता है इन्फिनेटिव टू और दूसरा होता है बाबू बेयर इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव टू और बेयर में क्या अंतर है? ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी वाक्य में भी1 का प्रयोग हुआ है,
उसके बाद अगर किसी वाक्य में भी1 का प्रयोग हुआ है, यहां ध्यान दीजिए, और उसके पहले टू नहीं लगा हुआ है, स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो बेयर इन्फिनेटिव है। अगर स्पष्ट रूप से टू दिख रहा है तो वो इन्फिनेटिव टू है। यानी आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपको वाक्य में वर्ब से पहले अगर भी1 का प्रयोग हो रहा है कैजुअली, और कैजुअली तौर पे उसके पहले टू नहीं आया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वहां इन्फिनेटिव नहीं है। अगर नहीं आया है तो बेयर इन्फिनेटिव है, और अगर टू आ गया है तो इन्फिनेटिव टू है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कभी भी कि यदि किसी वाक्य में इन्फिनेटिव का प्रयोग हो गया, इन्फिनेटिव टू का प्रयोग हो गया, तो इस कंडीशन में आपको हमेशा वर्ब का पहला रूप ही यूज करना होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कभी भी वाक्य में इन्फिनेटिव के साथ वर्ब का दूसरा कोई फॉर्म यूज हो, वर्ब का पहला फॉर्म ही यूज होता है। अब आते हैं आगे, आपको जिरंड के बारे में थोड़ा सा यहां बताते हैं हम कि जिरंड क्या है, जिरंड को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए बाबू, जिरंड जो है वो वर्ब का चौथा रूप है। जिरंड जो होता है वो वर्ब का चौथा रूप होता है, और इसका प्रयोग जो है वो संज्ञा की तरह होता है। यानी कि वर्ब का चौथा रूप जिसका यूज संज्ञा की तरह हो, यानी कि नाउन की तरह हो, तो उसको हम लोग जिरंड कहते हैं। और ये कैसे कैसे प्रयोग हो सकता है? एज ए सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ कॉम्प्लीमेंट। यानी इसका प्रयोग हम कर्ता के रूप में भी कर सकते हैं, कर्म के रूप में भी कर सकते हैं, और पूरक के रूप में भी कर सकते हैं। जब हम सब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं, यहां देखिए वॉकिंग, ये वर्ब का चौथा रूप है, लेकिन यहां वॉकिंग का मतलब क्या है? टहलना। टहलना जो है वो नाउन है। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यहां इसको संज्ञा बना दिया गया, ये संज्ञा है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो यहां ध्यान दीजिएगा कि देखने में तो ये वर्ब का चौथा रूप है, लेकिन ये वर्क कैसे कर रहा है? संज्ञा की तरह, नाउन की तरह। इसी तरह से इसमें देखिए, सी लाइक्स डांसिंग, वो नाचना पसंद करती है। यहां पे ये जो है नाउन की तरह यूज हुआ है। आई लव सिंगिंग, ये जो है नाउन की तरह यूज हुआ है। इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट में देखिए, माई हॉबी इज पेंटिंग, माई ड्रीम इज ट्रैवलिंग। तो यहां पे बाबू जब आप ध्यान दीजिएगा कि जब वर्ब का चौथा रूप आपको दिखे और वह संज्ञा की तरह काम करे, नाउन की तरह यूज हुआ हो, तो वो क्या होता है? वो जिरंड होता है। क्या होता है? जिरंड होता है। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद है बाबू पार्टिसिपल। देखिए पार्टिसिपल क्या होते हैं बाबू? द पार्टिसिपल वर्क्स बोथ एज वर्ब एंड एडजेक्टिव। यानी कि पार्टिसिपल वे शब्द होते हैं जो क्रिया और विशेषण दोनों की तरह काम करते हैं। यानी वर्ब की तरह भी और एडजेक्टिव की तरह भी। उन्हें वर्ब भी माना जाता है और एडजेक्टिव भी माना जाता है, दोनों की तरह काम करते हैं ये। और ये तीन तरह के होते हैं बाबू, एक प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। आइए कैसे हम जानेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है? तो देखिए, वर्ब में अगर आईएनजी लगा होगा नॉर्मल तौर पे, तो कंटिन्यूअस टेंस हो या फिर सिंपल कंटिन्यूअस हो, आप देखेंगे कि उसमें जैसे आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और यहां देखिए, आई सा ए बार्किंग डॉग, मैंने एक भौंकते हुए कुत्ते को देखा। यानी उस कुत्ते की विशेषता क्या थी बाबू? कि वो भौंक रहा था, और भौंकना जो है ये साबित करता है कि वो पार्टिसिपल है। इसी तरह से पास्ट पार्टिसिपल, इंड विथ डी ई डी टी टी एच ई एन ईटीसी। यदि कभी वाक्य में आप देखिए कि वर्ब जो है किससे समाप्त हो रहा है? डी ई डी टी टी एच या टी एन, तो ऐसा जो वर्ब है वो पास्ट पार्टिसिपल में होगा। जैसे सी हैज इन्फॉर्म्ड मी, आई टेलीफोन्ड हर, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। परफेक्ट पार्टिसिपल को कैसे पहचानेंगे? तो बाबू या तो हैविंग अ प्लस हैविंग बीन, दोनों में से कुछ हो और इसके साथ वर्ब का तीसरा रूप। यानी कि यदि किसी वाक्य में हैविंग या हैविंग बीन प्लस वर्ब का तीसरा रूप लगा हुआ है, तो वो कौन सा पार्टिसिपल है? परफेक्ट पार्टिसिपल है। जैसे हैविंग रीच्ड टू दिल्ली आई सा द रेड फोर्ट, दिल्ली पहुंचने के बाद मैंने लाल किला देखा।
हैविंग बीन रिटन अ लेटर इट मस्ट बी पोस्टेड, एक पत्र लिखे जाने के बाद अनिवार्य रूप से भेजा जाना चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा कि बाबू पार्टिसिपल जो है वो 3 है, और पार्टिसिपल का मतलब है कि एक शब्द जो क्रिया और विशेषण दोनों का काम करे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बाबू एक्शन वर्ब के बारे में जानेंगे। एक्शन वर्ब क्या है? तो देखिए, एक्शन वर्ब का मतलब है कि सब्जेक्ट कुछ कर रहा हो, सब्जेक्ट कुछ कर रहा हो। व्हेन सब्जेक्ट डूइंग, यानी सब्जेक्ट यदि कुछ कर रहा है, जैसे फिजिकल या फिर मेंटल, दोनों ही तरीके से यदि कुछ कर रहा है तो उस क्रिया को एक्शन वर्ब कहेंगे। जैसे कि फिजिकल में हो गया रन, जंप, राइट, मेंटल में हो गया थिंक, रिमेंबर, डिसाइड। तो ये जो वर्ब हैं ये सब एक्शन वर्ब है, क्योंकि इसके लिए कर्ता का एक्टिव होना जरूरी है। यानी कि ये वर्ब ये बता रहे हैं कि कोई डूअर है, कोई कर्ता है, कोई सब्जेक्ट है जो इन चीजों को कर रहा है, जो इस क्रिया को परफॉर्म कर रहा है। तो क्रिया को जो व्यक्ति परफॉर्म करता है उसको डूअर कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। और जब ये डायरेक्टली होता है तो उसको एक्शन वर्ब कहते हैं। यहां इसके बाद जो है बाबू हम लोग देखेंगे लिंकिंग वर्ब के बारे में। यानी कि लिंकिंग वर्ब क्या है, तो मैं बता दूं कि डिस्क्राइब्स ए स्टेट ऑफ बीइंग रेदर देन एन एक्शन। यानी कि यहां पे जो है आप देख रहे हो कि डिस्क्राइब्स ए स्टेट ऑफ बीइंग, यानी किसी कार्य के होने का बोध कराता है। यानी प्रत्यक्ष रूप से कोई कार्य नहीं बताता है, वो किसी कार्य के प्रभाव को व्यक्त करता है। जैसे सी इज हैप्पी, वह खुश है, यू वेयर सैड, तुम उदास थे। तो ये किसी इफेक्ट को दर्शाता है, और ऐसे वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अगला जो है बाबू वो है फ्रेजल वर्ब, यानी कि फ्रेज का निर्माण। तो देखिए, फ्रेजल वर्ब वह वर्ब होता है बाबू, फ्रेजल वर्ब का मतलब उस वर्ब से है जो किसी प्रीपोजिशन या एडवर्ब की मदद से बनता है। आप देखेंगे यहाँ पे कि विथ अ प्रीपोजिशन और एडवर्ब, यानी कि पेयर्ड विथ, यानी जोड़ा लगा लेता है। ध्यान दीजिएगा, पेयर्ड विथ ए प्रीपोजिशन और एडवर्ब, यानी कि वह वर्ब जो किसी प्रीपोजिशन या एडवर्ब को अपने बगल में ले लेता है, उससे जोड़ा बना लेता है और एक अलग अर्थ व्यक्त करता है, यानी कि एक अलग अर्थ को स्पष्ट करता है। तो ऐसे वर्ब को बाबू हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे ब्रेक डाउन, लुक आफ्टर, लुक इनटू। यानी कि एक तो यहां ध्यान दीजिए, ब्रेक तो ठीक है वर्ब है, लेकिन डाउन को ले लिया, प्रीपोजिशन ले लिया अपने साथ। लुक जो है वर्ब है, आफ्टर जो है प्रीपोजिशन ले लिया। लुक ठीक है, इनटू प्रीपोजिशन ले लिया। यानी अपने जस्ट बाद किसी प्रीपोजिशन या एडवर्ब को ले लेगा और एक नया अर्थ बनाएगा। नया अर्थ कैसे? तो देखिए, लुक आफ्टर या लुक इनटू या ब्रेक डाउन, तीनों में से ही ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना और डाउन मतलब नीचे, लेकिन ब्रेक डाउन मतलब क्या होता है? गिरावट या गड़बड़ी। लुक आफ्टर, लुक मतलब हुआ देखना, आफ्टर माने आगे, तो लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना। तो ये अपना एक नया अर्थ बनाएगा बाबू। जब भी ये प्रीपोजिशन या एडवर्ब के साथ जुड़ जाएगा, फ्रेजल वर्ब बन जाएगा कोई वर्ब, तो ये अपना एक नया अर्थ बनाएगा, ये पुराने अर्थ पे टीका नहीं रहेगा। 8 नंबर है रेगुलर वर्ब। देखिए, रेगुलर वर्ब क्या है? तो बाबू रेगुलर वर्ब को पहचानना बड़ा ही आसान है। जब भी आप किसी वर्ब को उसके पास्ट फॉर्म में ले जाइए, यानी कि V3 में या V2 में ले जा रहे हो, तो उसके लास्ट में यदि ed आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैंने बताया है कि पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल का निर्माण करने में यदि क्रिया में ed लगाना पड़ रहा है तो वो क्रिया क्या है? रेगुलर वर्ब है। जैसे वॉक को हमने वॉक्ड में बदला, वॉच को वॉच्ड में बदला, प्ले को प्लेड में बदला। यानी कि जब हम उसको पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल में ले जा रहे हैं तो इसके लास्ट में हम लोगों को ईडी लगाना पड़ रहा है, वो आ रही हैं। तो अगर वाक्य में ईडी आ रहा है, अगर उस क्रिया के लास्ट में ईडी आ रहा है तो वो क्रिया रेगुलर वर्ब है। और यदि नहीं आ रहा है, डोंट फॉलो द ईडी रूल्स, यानी कि यदि किसी क्रिया को पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल में ले जाते वक्त लास्ट में ई और डी नहीं आ रहा है बाबू, तो अगर नहीं आ रहा है तो क्या है? इरेगुलर वर्ब है। क्या है? इरेगुलर वर्ब है। बड़ा आसान है सब कुछ। उसके बाद है स्टेट वर्ब, यानी कि अवस्था या फिर संपादन को दिखाना, जिसमें कि पहले मेंटल स्टेटस है, मानसिक दशा है, जिसमें ओपिनियन, बिलीव, डाउट, रिमेंबर, फॉरगेट,
इमोशन या फीलिंग्स को दिखाना, लव, हेट, लाइक, प्रीफर, वांट, नीड, या फिर सेंसेस या परसेप्शंस को दिखाना, सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील, या फिर पोसेशंस एंड रिलेशनशिप को दिखाना, या फिर मेजरमेंट को दिखाना। ये सब अगर कुछ कोई वर्ब शो कर रहा है तो वो सारे वर्ब किस में आते हैं? स्टेट वर्ब के अंडर आते हैं। यानी कि ऐसे वर्ब जो इन चीजों का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, इसके साथ मेजरमेंट का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, तो वे एक्शन वर्ब नहीं है, वे क्या है? वे स्टेट वर्ब है। क्या है? स्टेट वर्ब है। आई होप कि बाबू आप लोगों को सारी चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई, सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा मेन वर्ब से रिलेटेड। और मैं आपको बता दूं, यहां पे एक चीज और स्पष्ट बता दूं कि एक मेन वर्ब जो होता है, देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ ए मेन वर्ब। बाबू ध्यान दीजिएगा कि एक मुख्य क्रिया के 5 प्रकार होते हैं, यानी कि 5 तरह से ये यूज होता है, जिसमें कि V1, V2, V3, V4 और V5 कैसे यूज होता है इसको भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे यहां अगर मान लीजिए कोई शब्द हुआ रीड, यहां हो गया रेड, यहां हो गया रीड, यहां हो गया रीडिंग, और यहां हो गया रीड्स। इसी तरह से यहाँ हुआ गो, यहाँ हुआ वेंट, यहाँ हुआ गॉन, यहाँ हुआ गोइंग, और यहाँ हुआ गोज। इसी तरह से प्ले को देखते हैं, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग और प्लेज। इस तरह से बाबू एक मेन वर्ब के 5 भाग होते हैं, 5 रूप होते हैं। हम लोग टेंस के अकॉर्डिंग या फिर अन्य जगह वाक्यों में 5 रूपों का यूज करके और इसको पढ़ते हैं। तो इस तरह से आज का जो टॉपिक था मेन वर्ब का पूरी तरह से क्लियर हुआ। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। यदि कोई दिक्कत होती है, यदि कुछ नहीं समझ में आता है आपको, तो आप बेहिचक हमको कमेंट करें और बताएं अपनी समस्या, मैं प्रयास करूंगा उसको दूर करने का। अगला जो क्लास होगा वो उसमें मैं हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब का पूरा कंसेप्ट समझाने वाला हूं। आप चैनल पे अपलोड होने वाले सारे वीडियोज को क्रमबद्ध तरीके से देखिए। अभी तक यदि पहले के वीडियोज नाउन प्रोनाउंस वगैरह आपने नहीं देखे तो पहले मैं आपसे अपील करूंगा कि जाके शुरू से देखें, ताकि सारी चीजें अच्छे तरीके से आपको समझ में आए। धन्यवाद।